अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आमतौर पे हुक्मरानों के लिए कहा जाता है कि जो काम भी करें वो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, अवाम के लिए पुरसुकून होना चाहिए, अवाम के लिए जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आसाइशें होनी चाहिए, अवाम उससे खुश हो। हर दफ़ा यही डिमांड करती है अवाम। लेकिन जब बजट आता है तो बजट हमेशा तकलीफदेह ही साबित होता है, और इस मरतबा भी जो बजट आया है उसे पीपल फ्रेंडली कहने के बजाय IMF फ्रेंडली ज्यादा कहा जा रहा है कि IMF इस बजट से काफी मुतमईन होगी, लेकिन आवाम मुतमईन नहीं है। खास तौर पे वो तबका जो सैलरी क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि उसके लिए स्लैब्स को मजीद सख्त कर दिया गया है और अब मजीद आपको जो है आपका खून निचोड़ा जाएगा। अब इसकी वजह से ये किसी सूरत भी अब अवामी बजट इसको कहना बड़ा गलत होगा, जबकि हुक्मरान जमात जो है, उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर वोटर जो है वो इसे कह रहे हैं कि जनाब इससे बेहतर अवामी बजट नहीं आ सकता था। आज जिस शख्सियत को हमने प्रोग्राम में दावत दी है वो सीनियर सहाफ़ी हैं, माशी तज्ज़ियाकार हैं और बड़ा बैलेंस्ड एनालिसिस देते हैं हर दफ़ा बजट के ऊपर भी, और दीगर इकोनॉमिक खबरें भी जो आती हैं उनका जो तज्ज़िया है बड़ा बैलेंस होता है। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना साहब। शहबाज साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। मैं सबसे पहले अगर एक समरी आपसे सिर्फ हासिल करना चाहूं कि ये जो बजट आया है इसको आप अगर 2-3 मिनट में सिर्फ समराइज करना चाहें तो जरा सबसे पहले अपने ओपनिंग थॉट्स दे दीजिए, फिर मैं मजीद सवाल आपसे करता हूं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपका। देखिए, इस बजट को आप दो एंगल से देखने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। नंबर वन, कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि जो तमाम सियासतदान हैं और जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो खुश रहें उनसे, और उनको खुश करने के चक्कर में उन्होंने एक बहुत बड़ा तरक्याती बजट भी दे दिया। और जो 22 स्कीमें थी जिसको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको वफाकी हुकूमत फ़ंड करती है, और एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का फैसला था कि इन स्कीमों को वफाक मजीद फ़ंड नहीं करेगा, उनको उन्होंने शामिल किया। और जो पार्लियामेंटेरियंस के तरक्याती बजट थे उसको दोबारा उन्होंने रिवाइव कर दिया। तो ये उनकी तरफ से एक अटैम्प्ट थी कि जो उनके इत्तेहादी उनको खुश किया जाए। तो ये एक हिस्सा है। जो दूसरा हिस्सा, जो सबसे बड़ा हिस्सा है और जिसके ऊपर आजकल बात बहुत ज़्यादा हो रही है, वो टैक्सेस है। क्योंकि जब आपने एक बहुत बड़ा बजट जो है जिसको आपने फ़ंड करना है, 18,900 अरब रुपए का बजट, 30% इस साल से भी ज़्यादा, तो उसके लिए फिर आपको मैसिव टैक्सेशन करनी पड़ती है। यही वजह थी कि जब इब्तदाई तौर पर 1,000 अरब का जो तरक्याती बजट था उसको बढ़ाकर 1,400 अरब किया गया, तो उसका नज़ला कहीं पे गिरना था। और नज़ला वहाँ पे जा गिरा जहाँ पे शायद हुकूमत को तवक्को नहीं थी कि इस किस्म का रिएक्शन आएगा। और इस दफ़ा प्रॉब्ली दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी भी साइड से कोई भी, इवन के हुकूमत के भी जो लोग हैं, उस तरीके से नहीं कह पा रहे कि हमने जो एक फ्रेंडली बजट दिया, जिसका भी आपने अपने इब्तदाइया में जिक्र किया। हुकूमत की कोशिश थी कि जो बहुत बड़ा खर्चे का उन्होंने बिल एक खड़ा कर दिया है उसको वो नए जो टैक्सेस हैं वो लगा के वो पूरा कर ले। लेकिन जो नए टैक्सेस भी लगाए गए हैं वो उतने नहीं हैं जितने के आपको जो अगले माली साल का FBR का टैक्स का हदफ है 12,970 अरब रुपए का, उसको हासिल करने के लिए चाहिए। तो नंबर वन, प्राइम मिनिस्टर की कोशिश की इत्तेहादी जमातों को खुश कर लें, वो कामयाब हो गए। नंबर टू, जो टैक्सेस उन्होंने लगाए जिसको हर क्लास को आके हिट किया, जो पहले बहुत बुरी तरह मुतासर थी महंगाई से। खासतौर पर 2-3 बीच में अच्छे भी काम किए उन्होंने, जिसका आगे जाके बात कर लेंगे। खासतौर पर जो एक्सपोर्टर्स के हवाले से और ताजरों के हवाले से है, और रियल एस्टेट का। और नंबर 3, जो एंड ऑब्जेक्टिव था इस सारे काम का, कि इत्तेहादी खुश हो जाए, लोगों पर टैक्स का बोझ डाले, IMF भी खुश हो जाए। अब जो IMF की खुशी की बात है उसमें कोई तकरीबन अभी भी कोई, मेरे ख्याल में, आई मे बी रॉन्ग, कोई IMF को मजीद खुश करने के लिए कोई 800 अरब रुपए का अभी भी गैप है। अच्छा, ये जाहिर बात है, एक सवाल जो है जो हर दफा आता है और हुकूमती साइड से जब भी जो हुकूमत बजट पेश करती है वो ये सहाफियों से भी गिला करती है कि जनाब आप नुक्ताचीनी तो कर देते हैं, आप ये कह देते हैं कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। तो आप बताइए कि इसके अलावा क्या आपके पास, फिर आपका क्या प्लान है? आपने जिस तरह फरमाया कि 12,970 अरब का ये टैक्स टारगेट है, और आपने फरमाया कि ये पूरा करने के लिए अभी आपको मजीद बहुत कुछ करना पड़ेगा, दिस इज नॉट इनफ। तो क्या कर सकती थी हुकूमत अगर ये ना करती या इन टैक्स स्लैब्स को मजीद ना बढ़ाती? तो इसके अलावा आपके ख्याल में बेहतरी कहां पे लाई जा सकती थी? देखिए मंसूर अली खान साहब, आज 2 या 3 सवालात वज़ीर ख़जाना से डायरेक्टली किए गए कि कोई 2-3 हमें चीज़ों के नाम बता दें जहाँ पे कहीं रिलीफ दी गई हो, जहाँ पे आप समझते हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक सेक्टोरल तो बात की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की सब्सिडी की, और पावर की सब्सिडीज़ की। वो बता नहीं सके कि मैंने इस जगह पे कुछ बेहतर किया है।
अच्छा, ये तो मैं हुकूमत जिसको एक वज़ीर ख़जाना जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ। हुकूमत को क्या करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, और मीडिया के ऊपर ये जो आप बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म आता है कि सिर्फ ये तनकीद ही करते हैं, बाकी जो है वो कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करते। एक तो हमारा काम होता है वॉच टॉक का, हम इनके एडवाइजर्स नहीं हैं। इन्होंने इनकी कैबिनेट्स हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको इजाज़त भी दे दिया कि आप मिलियंस ऑफ रुपीज़ पे जो फॉरेन आप एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो भी हायर कर लें। मेरा ये काम इनको एडवाइस करना नहीं, लेकिन अगर मैं वज़ीर ख़जाना होता तो मैं क्या नहीं करता। मैं 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट नहीं देता। वो जो 400 अरब है ना मंसूर साहब, वो 400 अरब नहीं है। इसको आप ऐसे देखेंगे कि वो 400 अरब इजाफी पूरा करने के लिए सैलरीड क्लास के ऊपर 75 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। वो 400 अरब रुपया पूरा करने के लिए दूध के हर लीटर के ऊपर 50 रुपए टैक्स, जो कि 18% लगाया, जो कि आज के रेट के ऊपर 50 रुपए बनता है, उससे 75 अरब रुपया और आएगा, वो डाला गया। वो 400 अरब रुपया पूरा करने के लिए इन्होंने जो बच्चों का इन्फेंट मिल्क फार्मूला होता है उसके ऊपर टैक्स लगाया गया, वहां से 20 अरब रुपया लेंगे। वो 400 अरब रुपया पूरा करने के लिए इन्होंने किताबों पे टैक्स लगाया, इन्होंने स्टेशनरी पे टैक्स लगाया, इन्होंने न्यूज प्रिंट्स के ऊपर टैक्स लगाया। तो अगर आप अपने खर्चे ही उस हद तक रखें जहां पे आपको ऐसे काम ना करने पड़े जो आपको खुद पता है आपने ठीक काम नहीं किए, तो ये एक चीज होती है बैलेंसिंग एक्ट। जो आईएमएफ कहता है एक सिंपल बात कहता है कि आपका जो प्राइमरी बजट का जो सरप्लस है, जिसका मतलब ये कि कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद जो बाकी आपका जो पैसा बच जाएगा, जो महसूलात होंगे, वो एक खास हद तक इतने होने चाहिए। आईएमएफ ने कहा था कि आपका प्राइमरी बजट का सरप्लस होना चाहिए 1% आपकी इकोनॉमी के बराबर। जो आज की इकोनॉमी का जो इनका अगले साल का साइज है वो बनता है 1241 अरब रुपया। अब आपने 1241 अरब रुपए का सरप्लस दिखाना है। अब उसको दिखाने के मंसूर साहब दो तरीके हैं, या तो आप टैक्सेस के ऊपर ले जाएं, या आप अखराजात को ही इतना ना बढ़ाएं कि आपको इजाफी टैक्सेस लगा के वो 1241 अरब रुपया पूरा करना पड़े। तो हुकूमत ने तो इत्तेहादियों को खुश किया, हुकूमत ने तो एमएनएस को खुश किया, लेकिन उस चक्कर में वो काम कर गई। वो पाकिस्तान का तबका जो खासतौर पर सैलरीड क्लास है, जिसका अब दूध भी महंगा, अगर वो घर बनाना चाहता है, जो उसकी वैसे सकत नहीं रही, सीमेंट की बोरी लेने जाएगा वो 50 रुपए फी बोरी महंगी कर दी इन्होंने। वो अगर बेवरेजेस खरीदने जाएगा तो उसके ऊपर 15 रुपए फी किलो चीनी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, जो बेवरेजेस में इस्तेमाल होगी वो उसके अंदर स्पेशल शिक डाली गई है। और अगर वो कोई भी काम करेगा वो सेल्स टैक्स भी देगा हर चीज के ऊपर, उधर से उसकी तनख्वाह के ऊपर अच्छा खासा इजाफा कर दिया गया। तो इत्तेहादी खुश करते करते ये पाकिस्तान की वो पॉपुलेशन जो पहले उसकी भी सकत नहीं थी, उसको और ज्यादा इन्होंने दबा दिया है। अब मैं नेक्स्ट टाइम, अब ये जो अगला सवाल है वो जाहिर बात है, आपके पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि कुछ जगहों के ऊपर जो है वो काम अच्छा भी हुआ है। एक्सपोर्टर्स के हवाले से आपने टैक्सेशन की बात की, गाड़ियों के अंदर भी, बल्कि मैंने देखा था कि वो गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं उसकी टैक्सेशन के अंदर भी एक तब्दीली लाई है। आप अब जरा थोड़ा सा उसके ऊपर भी निगाह दौड़ाइए कि अच्छे इकदाम आपकी नजर में कौन कौन से हुए। देखिए, तीन जो बड़े इनके इकदाम है वो आउटस्टैंडिंग है, जिसको मैंने अपनी स्टोरी में भी अप्रिशिएट किया है और इनको सोशल मीडिया पे भी अप्रिशिएट किया है। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर जो पाकिस्तान के बरामद कुनंदगान है, जो अपनी आमदन तो नहीं, जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसकी 1% ये इनकम टैक्स में देते थे, फिक्स रेट था उनका, और वो भी आपको पता है कॉस्ट पे पास ऑन हो जाता है। उनके ऊपर इन्होंने नॉर्मल इनकम टैक्स लगा दिया जिस तरह मेरे और आपके ऊपर लगेगा, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। 125 अरब रुपए इनको इजाफी मिलने की वहां से उम्मीद है अगले साल। दूसरा इनका अच्छा काम ये है कि जो आपके रिटेलर्स हैं उस तरीके से बेहतर नहीं है, लेकिन एक स्टेप हुआ है। रिटेलर्स जो आपका ताजिर है, आपका होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जब वो एक कारखानादार से कोई चीज़ खरीदेगा तो कारखानादार उसकी जो सप्लाई है उसमें 2.5% विद होल्डिंग टैक्स काट लेगा। अब आप इसको कह सकते हैं इट्स इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी कि वो कॉस्ट में बिल्ड हो सकता है, लेकिन एक इन्होंने अटेम्प्ट उस तरफ जरूर किया है। साथ ही ताजिर किसी को अगर नोटिस जाता है टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, वो फाइल नहीं करता तो उसके ऊपर उसकी जो आपकी दुकान है उसको 7 दिन के लिए सील कर सकते हैं, दूसरे नोटिस के ऊपर कोई 21 दिन के लिए सील कर सकते हैं। फिर भी वो रिटर्न फाइल नहीं करता, 6 माह की कैद कर सकते हैं। करते या नहीं करते एक अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर इन्होंने काफ़ी करेक्शंस करने की कोशिश की है। उनका जो कैपिटल गेंस टैक्स होता है, जो इनको मुनाफा मिलता है, उसके ऊपर 15% फ्लैट रेट लगा दिया है। फिर कुछ और इसी तरीके से इन्होंने 1-2 इकदाम किए हैं। जो उसके नॉन फाइलर्स है प्रॉपर्टी सेक्टर का, उसके रेट पर 45% कर दिया। कुछ ये 2-3-4 बड़ी चीज़ें हैं। गाड़ियों के हवाले से मेरा व्यू आपसे स्लाइटली डिफरेंट है। गाड़ियों का देखिए, एक तो प्रिंसिपली ये बात ठीक है कि आप जो टैक्सेशन पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि हुकूमत पाकिस्तान का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये मानना है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है। हाइब्रिड की जो कार्स हैं आपकी और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर जो टैक्स रेट्स थे जीएसटी के 8.5%
और 12.5%, उसको इन्होंने बढ़ाकर 18% कर दिया। अब इसको देखने के दो तरीके, अगर तो आपने किसी चीज़ को इनकरेज करना तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं, आप साल 2 साल बाद तब्दीली नहीं करते। तो दूसरा, अगर आप इसको देखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ आपने जो टैक्सेशन की पॉलिसी को किसी और पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ टैक्सेशन के लिए इस्तेमाल करना, फिर उस लिहाज से आपको ये काम ठीक लगता है। एक और चीज़ गाड़ियों के ऊपर इन्होंने की है, अगेन रॉन्ग स्टेप इन माई व्यू। अभी आप जो टैक्स पे कर रहे थे, विद होल्डिंग टैक्स गाड़ी की इंजन कैपेसिटी के ऊपर था, उसको ये उसकी प्राइस के ऊपर ले गए हैं। 0.5% 800 सीसी गाड़ी के ऊपर, 1% उसके ऊपर है 1000 सीसी की, 1% ऑफ द प्राइस। अगर 10 लाख की गाड़ी है तो उसका 1% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये कोई इतने अच्छे इकदाम नहीं कहे जा सकते, क्योंकि आप कंजम्पशन को टैक्स कर रहे हैं, आप आमदन को टैक्स नहीं कर रहे। दो चीजें जो इनकी और अच्छी हैं, जिसके ऊपर रिएक्शन आ गया, मुझे नहीं पता स्टैंड कथा कलामी की माजरत शिवाज साहब, लेकिन ये जो अभी आपने गाड़ियों के इंजन की आपने बात की, इसमें एक्चुअली एक ये प्रॉब्लम भी तो है ना कि बड़ी हाई वैल्यू कार्स जो हैं, मैं मिसाल के तौर पर नाम ले लेता हूँ, ऑडी हो गया या मर्सिडीज हो गया, इनमें से कई उनके ऐसे मॉडल हैं जिनके इंजन कैपेसिटी जो है वो शायद स्विफ्ट के बराबर है, यानी कि 1200 सीसी हैं या आसपास, इसके आसपास उनका इंजन कैपेसिटी है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो वो गाड़ियां जो है करोड़ों रुपए के अंदर हैं, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए तक की उनकी प्राइसेस जो है वो जाती हैं। तो ये तो अच्छा इकदाम नहीं है कि कम से कम आप उसकी वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाएं रादर देन, यानी कि आप एक जो आम सुजुकी गाड़ी 1200-1300 सीसी है वो भी, उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स लग रहा है, और ऑडी गाड़ी या मर्सिडीज गाड़ी के ऊपर भी अगर उतना ही टैक्स लगे तो फिर तो ये ज्यादती नहीं है क्या? मंसूर अली खान साहब, क्या अगर आपने आमदन के ऊपर पूरा टैक्स दिया हो, उसके ऊपर आप जहाज खरीदें कोई जुर्म है? और मैं साइकिल खरीदूं वो भी जुर्म है? द पॉइंट इज डिफरेंट। आप उसके ऊपर इस किस्म के कंजम्पशन के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हैं, आपने एफईडी लगा दी, बाकी कर दिया। इनकम टैक्स आपको गाड़ी के ऊपर लगाने की क्या तुक बनती है? आप उस बंदे की जो आमदन है उसको टैक्स करें। जब उसने अपनी आमदन के ऊपर पूरा टैक्स दे दिया और आप में इतनी सलाहियत है कि आपने टैक्स ले लिया, वो जहाज खरीदे, वो ऑडी खरीदे, वो कोई 1.6 गाड़ी खरीदे, जो अल्लाह ताला ने उसको सख्त दी उसके मुताबिक वो खर्च करे। ये जो पाकिस्तान में अंदर एक रिवाज बन गया है ना कि जी आपने ये चीज खरीद ली, ओए तुझे तो बहुत अमीर हो गए, टैक्स और दो। और भाई मैंने इनकम टैक्स दे दिया है। आज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात कही जो रिफ्लेक्ट करती है कि उनको एहसास नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों के क्या हालात हैं। मैंने उनसे जब ये सवाल पूछा कि आपने ये 50 रुपए फी लीटर दूध के डिब्बे पे टैक्स लगा दिया है, जिससे आपको 75 अरब रुपया इकट्ठा होगा, और वो 75 अरब आप पार्लियामेंटेरियंस में बांटना चाहते हैं, तो क्या आपकी ये पॉलिसी ठीक है? उनका आगे से जवाब था, ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं दूध का डिब्बा, ये जो डिब्बे वाला दूध है? मैंने कहा जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, मिडिल और अपर मिडिल इनकम क्लास इस्तेमाल कर दिए तो टैक्स दे सकते हैं। इज दिस द राइट आंसर? इट कुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। पाकिस्तान के अंदर जो स्टंटिंग है, जो नशोनुमा के मसाइल हैं, हम जो लोग शहरों में रहते हैं जिनके पास खालिस दूध की ऑप्शन नहीं है, हम समझते चलें ये एक आपको बेहतर एक खालिस दूध मिल जाता है, खालिस उस तरीके से तो नहीं, बट एक आपको वो एक बेहतर क्वालिटी का दूध मिल जाता है, उसके ऊपर आप कह रहे हैं मैं टैक्स लगा रहा हूं और आप पे कर सकते हैं। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच गलत है। जो एसेंशियल आपकी चीजें होती हैं, जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी होती है, जो बच्चों की नशोनुमा के लिए जरूरी होती हैं, उसको आप इस तरीके से ट्रीट नहीं करते। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ही आज आर्गुमेंट था जब उनसे कहा गया कि आपने कैपिटल गेन्स टैक्स जो सरमाया उसका स्टॉक मार्केट का, उसको आपने वो ट्रीटमेंट ही दी जो आपने प्रॉपर्टी को। उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो अपना पूरा टैक्स पे करते हैं और हमने ये कर दिया वो कर दिया, फॉर्मल है वो आर्गुमेंट, वो इधर भी अप्लाई कर लेते। तो माय पॉइंट इज कि आप चेहरा देख के कानून और टैक्स ना लगाए। जो इक्विटी के प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर जो हिट होता है उसको जरूर हिट करें, लेकिन अगर किसी की आवाज नहीं है उस पर बहुत ज्यादा मत डालें। आपने अगर बहुत अच्छा काम किया, आप फॉर द फर्स्ट टाइम आप एक्सपोर्टर्स को टैक्स नेट में ले गया है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने रिटेल सेक्टर की तरफ कदम बढ़ाया, आपने बहुत अच्छा काम किया कि जो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, उसको आप डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो रियल एस्टेट है ये आपकी प्रोडक्टिव इकोनॉमी में इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसको जितना आप डिस्करेज करेंगे उतनी आपकी प्रोडक्टिव इकोनॉमी बनेगी। आपको पता है कि लोगों ने फैक्ट्रियां बेच के उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज बनाई, इसको डिस्करेज करना चाहिए और उन्होंने किया, विच इज अ गुड थिंग। अच्छा राना साहब, माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेगमेंट, ये बताइए कि जाहिर बात है आईएमएफ के साथ जो है वो आपकी नेगोशिएशंस चल रही हैं, बजट सीम्स टू बी वेरी आईएमएफ फ्रेंडली, स्टॉक मार्केट ने बड़ा पॉजिटिवली इस पर रिस्पॉन्ड किया, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं अब हमने देखा है कि ड्रॉप होना शुरू हुए हैं, एक मेजर कट किया स्टेट बैंक ने। क्या देख रहे हैं इस सारे बजट के बाद, क्या इकोनॉमिक सूरत हाल जो है उसमें हमें मजीद बेहतरी नजर आएगी, साइकिल कुछ बेहतर होना शुरू होगा, या ये स्टैग्नेंट रहेगा अगले साल 2 साल तक? आप हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, एक तो मंसूर साहब जो स्टॉक मार्केट में रिएक्शन आया है बजट से पहले और बजट के बाद, उसके इकोनॉमिक फंडामेंटल से कोई ताल्लुक नहीं है।
बजट से पहले उनको लगा कि उनकी टैक्सेशन बढ़ रही है और उन्होंने स्टॉक मार्केट को गिराना शुरू कर दिया। बजट के बाद उनको लगा नहीं वो बच गए तो उन्होंने स्टॉक मार्केट को उठाना शुरू कर दिया। तो उसका आपकी इकोनॉमिक फंडामेंटल से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी नहीं होंगी। जिस किस्म का ये बजट आया है और जो ओवरऑल जो सूरत हाल बन रही है, और अगर आपका IMF का 3 साल का प्रोग्राम साइन हो जाता है और IMF आपको एक सख्त रास्ते के ऊपर चलाता है, सख्त रास्ते से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस रास्ते पे वो चला रहे हैं वो आपको तरक्की की तरफ नहीं लेके जाता। आप IMF के प्रोग्राम की एक बेसिक प्रिंसिपल, इसको हम सबको देख लेना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल IMF के प्रोग्राम का ये है कि जब IMF आता है तो आपकी हर चीज़ को बंद कर देता है या आपको कछुए की चाल पे चला देता है। तो किसी चीज़ को बंद करने से और कछुए की चाल को चलाने से जो आपके इकोनॉमी के उस वक्त के मसाइल होते हैं, आपको डॉलर्स की जरूरत होती है अपना करंट अकाउंट खसारा फाइनेंस करने की, आपके और बड़े मसले होते हैं, वो रुक जाते हैं। जैसे IMF जाता है वो चीज़ फिर फटना शुरू हो जाती है। तो अभी 2-3 साल आपको स्लो ग्रोथ मिलेगी। आपकी जो गुर्बत, बेरोजगारी में जो है महंगाई, ये तीनों चीज़ों में आइंदा आने वाले सालों में इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब आपका। नाज़रीन, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। बजट पे आपने उनकी राय सुनी। इस पे सियासी एंगल्स क्या है, क्योंकि सियासी हवाले से भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि हुकूमत में हैं भी और हुकूमत में नहीं भी हैं। बजट के हवाले से जिस तरह सपोर्ट करना चाहिए था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो सपोर्ट नहीं मिली। और इस बजट के बाद और ईद के बाद खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बात का ऐलान किया हुआ है कि जनाब हम एक पूरी एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी उनके घर पहुंचे। इन तमाम सियासी खबरों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मुआशी तौर पे ये बजट कैसा रहा और इसको मुआशी तज्ज़ियाकार किस तरह देख रहे हैं, इस पर तफसील से हमने बात की। सियासी तौर पे इस बजट के क्या मुहर्रकात हो सकते हैं आने वाले दिनों में ईद के बाद, खास तौर पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की दीगर जमातें ये ऐलान कर चुकी हैं कि हम तहरीक को जोर और शोर से आगे चलाने जा रहे हैं। क्या इस बजट की वजह से हुकूमत के लिए मुश्किलात तो नहीं पैदा होंगी? और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जहाँ पे एक जगह ये भी कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या हम इस बजट के बाद ये देख सकते हैं कि सियासी गर्मा गर्मी में कोई कमी आ जाएगी? तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। दो इंतहाई सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। नुसरुल्लाह मलिक साहब और इरशाद भट्टी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले नुसरुल्लाह मलिक साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस बजट को अगर सियासी एंगल से देखा जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में है भी, लेकिन अपने आप को बजट के मामला से अपने आप को दूर करने की कोशिश करती है। क्या देख रहे हैं, इसके सियासी मुहर्रकात क्या हो सकते हैं ईद के बाद? शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, पीपल्स पार्टी को गिला ये है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, न वफाकी बजट में न सूबाई बजट के अंदर हमसे पूछा गया है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है कि जो टैक्सेस लगाए गए या जो रद्दमल आया ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, वो बिज़नेस कम्युनिटी का साथ दे और हुकूमत के साथ जब बातचीत उनकी हो तो बजट में कुछ ऐसी तरामीम वो करने में कामयाब हो कि जिसके नतीजे में वो ये बावर करा सके कि पीपल्स पार्टी ने अवामी बजट की बात की थी और वह आवाम के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा भी है, हुकूमत को सपोर्ट भी करना चाहती है, हुकूमत के साथ भी रहना चाहती है, सदारत भी रखना चाहती है, सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी इंजॉय करना चाहती है। लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ये भी चाहती है कि वो एक अपोजिशन का किरदार भी अपने हाथ में रखे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी अब जो है मोहसिन नकवी साहब कोशिशें कर रहे हैं उनको मनाने की, मुलाकात बिलावल भुट्टो से हो चुकी है, वो मना लेंगे। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी अपनी सियासी बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ेगी। और ये जो कहा जा रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के लिए किसी दूसरे ग्रुप का साथ दे सकती है, ऐसी किसी चीज़ का कोई इम्कान नहीं है। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है सर इसी मुद्दे के ऊपर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मतलब कोई नुरा कुश्ती हो रही है यहाँ पे, और कोई ऐसा कोई चांस है? क्योंकि इससे पहले भी बातें हुई थी कि तहरीक इंसाफ के साथ जो है कोई बातचीत की जाए। अब तो तहरीक इंसाफ ने भी दरवाजे खोल दिए हैं कि हाँ जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्या देख रहे हैं मंजरनामा ईद के बाद आप? भाईजान, पहला तो बजट को ले लेते हैं। और सच्ची बात है कि मकरूज़ों के क्या बजट, भूखे नंगों के क्या बजट, और ज़वाल शुदा मुल्कों के क्या बजट, और IMF के ग़ुलामों के क्या बजट, और जहाँ रोज़ बजट आ रहे हों वहाँ क्या सालाना बजट।
और जहाँ मिस मैनेजमेंट और गवर्नेंस के अंबार लगे हुए हों मिस गवर्नेंस के, वहाँ क्या बजट। और जहाँ कोई अपने मुल्क से मुखलस ना हो, जहाँ दुबई लीक्स, स्विस लीक्स, पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स आ रही हों, वहाँ क्या बजट। और मज़े की बात देखें कि दुख और तकलीफ़ वाली मज़े की बात देखें कि 38 खरब के नए टैक्स हैं और FBR को कहा गया है कि 13,000 अरब के नए टैक्स लगाएं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत खुद ही बता रही है कि ताकतवरों को जो छूट दी गई है वो 3900 अरब है। मतलब पिछले साल भी ताकतवरों ने जो छूट ली वो 1700 अरब ज़्यादा थी उससे पिछले साल। तो मतलब कि IMF की वो नसीहतें कि खुदा के लिए एक तो सियासी बहरान ख़त्म करो और दूसरा ऊपर वालों पर लगाओ और नीचे वालों को रिलीफ दो, वो ख़त्म। और हम वो UNDP की रिपोर्ट 17.25 अरब डॉलर जो हम ऊपर वालों को मगर बड़े लोगों को रिलीफ दे देते हैं, सहूलियात दे देते हैं, मराद दे देते हैं, उस पर भी कोई नहीं। और दुख और तकलीफ़ की एक और बात सुने कि IMF के अलावा हमारे पास कोई प्लान B नहीं है। ये बड़े बड़े काबल, अरस्तू, अफलातून जो बैठे हुए हैं, इनके पास कोई प्लान B नहीं है। और सरकारी इदारों में 1000 अरब का जो खसारा है उसका भी अभी तक कोई नहीं है। हमें बड़े खुशी से बताया जाता है कि हमारी स्टील मिल तो अब स्क्रैप की हालत में बिकेगी और सनती तरक्की मनफी में, मुआशी तरक्की मनफी में, रुपए की कदर में कमी, इंपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में इजाफ़ा और माशाल्लाह गधों की तादाद में भी इजाफ़ा। गधे बढ़ते जा रहे हैं इस मुल्क में। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन गधों से कोई काम ही ले लें, कोई ऐसा कोई निकालें कि ये जो ज़्यादा तादाद में गधे हो गए इनसे ही कोई काम ले लें, कोई अगर शायद हमारी मईशत बेहतर हो जाए। और जो जहाँ तक है पीपल्स पार्टी का मामला, तो इस सिस्टम में अगर कोई खोए मलाई खा रहा है तो वो पीपल्स पार्टी वाले हैं। इस सिस्टम में अगर कोई मज़े में है, कंफर्टेबल है, तो वो पीपल्स पार्टी वाले हैं। इस सिस्टम में अगर किसी के पास ओहदे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी वाले हैं। और ये बड़ी मज़े की गेम करते हैं क्योंकि पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और इनको बड़ा लंबा तजर्बा है। खैर दूसरों को भी बड़ा तजर्बा है, लेकिन क्या करें, वो बदकिस्मती से सामने चढ़े हुए हैं। क्या है कि जब हत्के इज्जत का कानून बनता था तो बनना था, और जब बिल आया तो गवर्नर साहब छुट्टी पे चले गए। जब नैब ऑर्डिनेंस आया और इलेक्शन एक्ट में तब्दीली का ऑर्डिनेंस आया तो सदर साहब छुट्टी पे चले गए। अब मज़े की बात सुने कि सदर साहब नैब के मुल्ज़म थे, वज़ीर आज़म साहब नैब के मुल्ज़म थे, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट नैब के मुल्ज़म, मरियम नवाज़ नैब की मुल्ज़मा और मुराद अली शाह नैब के मुल्ज़म। और ये सारे रोया करते थे दो दो आंसुओं से कि ये जो काले कानून है ना नैब के, इनको ख़त्म करना है। और अब चूंकि नैब इमरान खान ने भुगतना था, तहरीक इंसाफ ने भुगतना था, लिहाजा 14 दिन से 40 दिन का रिमांड कर दिया। और इलेक्शन एक्ट का इससे भी बारीक वारदात है कि पहले मरहले में इमरान खान जेल में, पार्टी टूट गई, बल्ला ले लिया, सियासी स्पेस है नहीं। फिर अगर वो जीता तो फॉर्म 47, और अगर अब कोई अपील की बात होनी थी तो इलेक्शन एक्ट में तब्दीली, सारा सब कुछ सुपुर्द कर दिया इलेक्शन कमीशन के। और अब इलेक्शन कमीशन आज इस लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। तो अब आप एक तरफ ये देखें और दूसरी तरफ बजट देखें और तीसरी तरफ अब ईद के बाद गरीब आवाम को देखें जिन पर अभी 38 खरब के नए टैक्स लगने हैं, जिनको अभी मेरे ख्याल से अब बुनियाद उतर जाएगी, बाकी धोती रह जाएगी। और जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं गुर्बत में, महंगाई में, बेरोजगारी में। और कपास ज्यादा हुई है, खुशखबरी है, लेकिन पता ही कोई नहीं है। गंदम ज्यादा हुई है लेकिन ज़राअत का जनाजा पढ़ा दिया गया है, किसान रुल गया। तो जहां तक पीपल्स पार्टी की आखिरी दो जुमले पीपल्स पार्टी की बात है तो भाईजान कोई तवक्को ना रखे। ये सारा गुड कप बैड कप का खेल है, ये सारा नुरा कुश्ती है। और जब बजट पास करवाने का वक्त है कि हाँ इसमें कुछ चीजें हैं जो वो मनवाना चाहेंगे। हमारी स्कीमें क्यों सिंध में कम की, हालांकि KP के 91 मनसूबे कम कर दिए KPKK से, लेकिन हमारी स्कीमें क्यों कम की, हमें ये दे दें, हमें वो दे दें, और ये कोई करके तो आराम से वो बजट पास करवा देंगे। ओके, मुझे और ये नसूला मलिक साहब की बात बिल्कुल ठीक है मंसूर भाई, के ये नसूला मलिक साहब की बात बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, हद के इज्जत वाला कानून में भी भाई मंजूरी हो जाना था, उन्होंने कर लिया। भाई आप रोक नहीं सकते थे ये नैब ऑर्डिनेंस में
इसमें इलेक्शन एक्ट तब्दील ऑर्डिनेंस में आप हाथ नहीं डाला। इसी तरह बजट में एक दिखावे के तौर पे आंसू बहाएंगे, मगरमच्छ के बड़े बड़े रुल गए, उजड़ गए, और फिर उसके बाद बजट पास करा दें। तो नसरुल्लाह मलिक साहब, ये भट्टी साहब ने जो हमें बजट के बारे में बताया, तो इसके बाद तो फिर ईद के बाद एक जम्मे गफीर आ जाएगा सर। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वोटर जो है वो सड़कों के ऊपर होगा, और पंजाब से केपी से काफिले चलना शुरू हो जाएंगे। अली मीन गंडापुर साहब तो पहले ही बार बार ये कहते हैं कि नहीं छोड़ूंगा और कब्जा कर लूंगा, खान को रिहा ना किया तो ये हो जाएगा। ऊपर से बजट अगर इतना जालिम हो जितना अब बताया जा रहा है, तो फिर तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक बहुत बड़ा अवामी जो जम्मे गफीर है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू कर देगा। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा अवामी जमे गफीर जो है वो हमारे कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अली मीन गंडापुर साहब के बयानात आएंगे, उनके नारे आप सुनेंगे, मौला जट की ललकार वो देंगे, लेकिन उसके बाद आराम से हुकूमत करते रहेंगे। यानी पाकिस्तान की अगर 75-76 साल तारीख में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलने की हुकूमतें बनती रहीं, हाइब्रिड सिस्टम भी रहा, हमने ये भी देखा, लोग कहते हैं जी जूते पॉलिश किए जाते रहे, लेकिन कभी आपने ये देखा कि कभी पूरी काबीना उठ के कोर हेडक्वार्टर चली गई हो? यानी एक सूबे की पूरी काबीना हाजिरी देने कोर हेडक्वार्टर पहुंच जाए। वो जनाब मोहतरम अली मीन गंडापुर साहब ने ये फरीजा सर अंजाम दिया। पाकिस्तान की सियासत की बदकिस्मती है, मैं बहुत सारी चीज़ों से इरशाद भट्टी साहब से इत्तफाक करता हूँ कि इशराफिया ने वो जो हुकूमत में आते रहे उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कौन सी ऐसी हुकूमत थी कि जो बैरूनी कर्जों के लिए नहीं गई? कौन सी ऐसी हुकूमत आई जिसने IMF के पास जाके दस्तखत जो है वो दरवाजा नहीं खटखटाया? अगर दरमियान में हम कुछ अरसे के लिए निकले फिर मैं वापस फिर जाना पड़ा। और दूसरी बात, जिन वर्ल्ड बैंक जिनका हम जिक्र करते हैं जी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ मुल्क बेहाल, अवाम बेहाल, सवाल ये पैदा होता है कि एक मुल्क की आमदन है 2 रुपए, खर्चे उसके 4 रुपए हैं, तो वो कहाँ से पैसे लेके आएगा? अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे इशाफिया बच गया, अभी अब लग्जरी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां उनके ऊपर टैक्स लग गया है, उस पर भी लोग चीख रहे हैं। अगर आपकी लग्जरी जो हाइब्रिड गाड़ियां थी उनके ऊपर टैक्स लगे, उस पर भी लोग चीख रहे हैं। भाई अगर हुकूमत ने अपना काम चलाना है, हुकूमत चलनी है, तो टैक्स से चलनी है, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। यानी आप दुनिया की जितने ममालिक उनकी उठा के देख लें, मलिक साहब मुल्क कैसे चलते हैं? मलिक साहब जहाँ पे आप इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पे तो ये भी खबर आई है ना कि दूध के ऊपर भी अब जो पैक्ड मिल्क है 50 रुपए फी लीटर, उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स लगा दिया गया। तो इसका अशराफिया से तो कोई ताल्लुक नहीं ना। देखिए मैं गुजारिश करूँ आखिर, यानी हम सब्सिडी इस वक्त मुल्क में क्या होता है, हाँ इस बात में जो काफ़ी सदाकत है कि गवर्नेंस के मसाइल हमारे रहे हैं और आज के नहीं हैं, ये हमेशा से हैं। बिजली चोरी होती है, उन जिन इलाकों में चोरी होती है वहाँ के लोग दीदे दलेरी से अपने आप को दयानतदार कहते हैं। यानी आप हैरान होंगे सुन के कि उन एरियाज के अंदर जहाँ को हमने इस्लाम के चैंपियन बना के रखा, वहाँ खुल्लम खुला बिजली चोरी होती है। एक ग्रिड स्टेशन से 5 अरब की चोरी बनू ग्रिड स्टेशन से। आप मुझे बताइए कि वहां जाके क्या सूबाई हुकूमत तावन करने को तैयार है? वापडा के साथ कोई तैयार नहीं है। उनके अपने लोग हैं, MPAs हैं, MNAs हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसके अंदर हम घूमते चले जा रहे हैं। आपको सिख यूनिट बेचने पड़ेंगे, आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे और हर सतह पर टैक्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो गरीब के ऊपर टैक्स है ना ये कम होगा। उसके अलावा ये कम होने का इम्कान कोई नजर नहीं आता। दूसरी बात जिसका हम बार बार कहते हैं, हम देखें ना, हम सियासी बजट के ऊपर भी सियासी बहस होती है। आज हम भी सियासी बहस कर रहे हैं। बजट के ऊपर टेक्निकल बहस होनी चाहिए। हाँ, जैसे आपने कहा दूध के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, गरीब आदमी को मराहत मिलनी चाहिए, किसान के लिए मराहत होनी चाहिए, सब्सिडी किसान को मिलनी चाहिए, उनके जो अद्वियात खासतौर पर खाद है उनको सस्ती मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर जो है बजट भी सियासत की नजर हो जाता है, खा वो PTI हो, खा PMLN हो, खा पीपल्स पार्टी हो। इस पे वो टेक्निकल बुनियादों पे किसी बजट को आज तक चैलेंज कभी नहीं किया गया। इसी तरीके से जो गैर मुल्की इमदाद है, मुझे एक बात बताइए, UNDP से अभी कुछ दिन पहले जो है वो KPK की हुकूमत जो अमेरिका के खिलाफ मुहिम चला रही है, UNDP से इमदाद लेके वहाँ खुशी की शादानें बजा रही थी कि जी शुक्र है UNDP से हमें अमेरिकन से जो है इमदाद मिल गई है। हमारा मसला ये है कि हम हर काम को सियासी अंदाज से करना चाहते हैं। अगर हम टेक्निकल मलिक साहब आप UNDP कह रहे हैं या USAID कहना चाह रहे हैं? दोनों मुख्तलिफ इदारे हैं। हाँ, मैं USAID से भी आप इमदाद देते हैं। या मैं हत्ता कि मैं आपको एक वाक़या छोटा सा सुनाता हूँ 10 सेकंड के अंदर। एक दफ़ा हम KP की हुकूमत ने हमें बुलाया और हमें कहा जी जनाब हम अपने डेवलपमेंट के ये काम कर रहे हैं, और साथ ही कहा जी हमने इनकार कर दिया जनाब फॉरेन डोनर्स एजेंसीज को
और किसी गैर मुल्की अमेरिकन जो एजेंसीज हैं उनसे हम अपनी इमदाद नहीं लेंगे, ना वो जस्टिस के निज़ाम में, ना पुलिस रिफॉर्म्स में। और एक किताबचा हमारे हाथ में दिया गया, किताबचा जब हमारे हाथ में आया तो उसको मैंने ऐसे उलट के देखा, उसके पीछे यूएसएड के मोनो लगा हुआ था। किताबचा भी केपी की गवर्नमेंट ने खुद नहीं छुपाया था, वो भी यूएसएड से छपा हुआ था। यानी आप अंदाजा करें, ब्रीफिंग ये दी जा रही है कि हमने गैर मुल्की डोनर्स एजेंसीज को कहा जी नहीं, हमें सूबे में आपके पैसे नहीं चाहिए, लेकिन किताबचा नहीं छापा हुआ यूएसएड का था। यानी हमने हर चीज सियासत की नजर कर दी है। लेकिन हम ये साथ सोचते नहीं है कि अगर सियासी जमातों ने मिल बैठ के बजट पे बात करें, टेक्निकल बुनियादों में बात करें, और बजट आपने मुल्क ने वसाइल लेने हैं ना जी, वसाइल कहाँ से लेगी हुकूमत? टैक्स लगा के लेगी, और टैक्स रिफॉर्म्स पे कोई आने को तैयार नहीं है। टैक्स रिफॉर्म्स अभी जो बजट अपना बात कर रहे थे भट्टी साहब, मैं मानता हूं कि नैब के कवानीन पे मौजूदा हुकूमत ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया, इमरान खान साहब ने नैब को अपने तरीके से इस्तेमाल किया, उससे पहले नैब को अपने तरीके से इस्तेमाल किया गया। कोई हुकूमत ये बता सकती है कि उसने नैब का जो इस्तेमाल है वो दुरुस्त तरीके से किया? शाहिद खकान अब्बासी को पकड़ के जेल डाल दिया, किस लिए जेल डाला गया था? यानी जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे शाहिद खकान अब्बासी ने जो आपका कंट्रैक्ट किया था, वापस मुड़ के हम कभी उस पर नहीं जा सकते जो हमने कंट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। यानी ये सारे जो हमारे सियासतदान हैं, इन्होंने ना कभी सबक सीखा है, बस एक दूसरे को अंदर करना है या बाहर करना है, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं रहा हमारा। भट्टी साहब, ये इसको अगर टेक्निकल बुनियादों के ऊपर देखा जाए तो सहाफियों के ऊपर ये होती है तनकीद के जनाब नून में निकालते हैं, कीड़े मकोड़े निकालते हैं हर चीज के अंदर, लेकिन आपके पास हल क्या है? तो हुकूमत तो फिर कोई भी होती, ये वाली है या इवन खान साहब की भी होती। बजट मेरा ख्याल में तो क्या 19-20 तकरीबन ऐसे नहीं बनना था, या कोई बहुत बड़ा फर्क कोई ला सकता था इस बजट को बनाने में? देखिए भाईजान, मैंने गालिबन आपके सवाल के जवाब में बात कोई नहीं की, या अगर कोई की है तो मैं उस पर माज़रत चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ कमाल की गवर्नेंस कर गई, या मुस्लिम लीग नून ने कमाल की गवर्नेंस की, या पीपल्स पार्टी ने कमाल की गवर्नेंस की, या तीनों ने बदतरीन गवर्नेंस की। कोई बात ऐसी नहीं की। इशू ये है कि ये किस लिए है हुकूमत में? अगर इन्होंने टैक्स लगाकर कर्जे लेकर ही मुल्क चलाना है कि उधर से कर्जे पकड़ी जाओ, और अब सूरत हाल ये है कि कर्जे के सूद देने के लिए भी कर्जा लें, तो अगर ये इतने जोग गई हैं, ये तो मैं और आप भी काम कर सकते हैं कि हम मुल्क फिरें। एक इसराइल और भारत रह गया गालिबन, या कुछ वो मुल्क इदारे रह गए जिन्हें जहां हमें पता नहीं है कि ये कर्जा देते हैं। बाकी कोई ऐसी जगह जहां हमने कर्जा लेना ना छोड़ा हो, या कोई जगह छोड़ी हो। जब आपके पास, यानी आप अपनी बेहतरीन टीम ला के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि जो गरीब आदमी उसको टैक्सों में जकड़ते जाओ, और मुल्क दर मुल्क कर्जे लेते जाओ। आपके सामने भारत की एग्जाम्पल है, आपका दुश्मन मुल्क है, देख लें कब से IMF को गुड बाय कह चुका है, कौन सा शोबा है जिसमें उसने तरक्की नहीं की? IT देख लें उसकी, स्पेस टेक्नोलॉजी देख लें उसका, ज़र मुबादला देख लें उसका, अरबपति बिजनेसमैन देख लें उसका, बाकी उसके सारे देख लें। आपके सामने ये चीन आपके बाद निकला है इस झंझट से, और आज वो कहाँ पहुंच गया? आप क्यों रुके हुए हैं? क्यों? क्योंकि बड़ी सीटों पर छोटे लोग बिठा दिए गए हैं, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन खाली हैं, क्योंकि कोई प्लान बी नहीं है। जब आप कहें कि मेरे पास प्लान बी नहीं है, जब आप कहें कि मैंने एक ही करना है कि मैंने बुनियाद उतारनी है और टैक्स लगाने, आपको नहीं पता कि 1000 अरब का अगर खसारा है तो ये क्यों खसारा है? कभी कोई भी किसी पार्टी को मैं नाम नहीं लेता, किसी पार्टी का कोई बंदा ऐसा मुझे बताए जिसकी एक दुकान है और वो खसारे में चल रही है और वो चलाई जा रहा है, या कोई एक मिल है और वो खसारे में चल रही है और वो चलाई जा रहा है, या कोई एक फैक्ट्री है जो खसारे में चल रही है और चलाई जा रहा है। नहीं चलाता। क्यों? क्योंकि उसका वो हल निकालता है, प्रॉफिट ना हो तो बेच देता है। हमारी स्टील मिल क्यों, PIA क्यों, रेलवे क्यों? एक सवाल ले लें तो भाईजान, दो ऑप्शन है, आखिरी बात, दो ऑप्शन है। एक कि अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो मेहरबानी करके छोड़ दें, ये काम कोई आम आदमी भी कर लेगा। हर रोज आप कीमतें बढ़ाते हैं, हर रोज कम करते हैं, कर्जे लेते जाते हैं और टैक्स लगाते जाते हैं। ज़राए आमदन पैदा करें, अपने खर्चे कम करें, अपने ये जो मुफ्त पेट्रोल है इसको कम करें, मुफ्त बिजली को कम करें, ब्यूरोक्रेसी का साइज घटाएं, महकमों का साइज घटाएं। ऊपर है कोई 5 वजारतों के अलावा ऊपर रखने की वजारत है, NFC अवार्ड पे फोकस करें, उसको चेंज करें, सूबों को कहें टैक्स कलेक्ट करें, ये जो चोरी, मिस मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस होती है इसको रोकें, अपने सारों को टैक्स नेट में लाएं, अपने माफियाज को ना नवाजें,
और ये जो बाहर पैसे ले गए हैं, कौन सरमायाकार पागल है जो दुबई लीक्स, स्विस लीक्स, पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स के बाद आपके पास आएगा? कोई पागल है जब आपके अपने बिजनेसमैन, कोई कहीं बैठा हुआ है बाहर, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई किसी पे मुकदमा है, कोई किसी पे मुकदमा है, कोई आएगा? सरमायाकारी बढ़ाएं। गंदम ज्यादा हुई थी तो क्या वजह थी कि आपने किसान को रोल दिया? कपास ज्यादा हुई तो क्यों नहीं फायदा उठा सके? खुर्दनी तेल क्यों बाहर से अभी भी 90% हम मंगवा रहे हैं? क्यों बाहर से हमें 10 अरब डॉलर की ज़राअत का हमारा मुल्क है तो क्यों बाहर से चीजें मंगवानी पड़ती हैं? बड़े बड़े फैसले करें, मुश्किल फैसले करें, छोटे फैसले डंग टपाऊ पॉलिसियां खत्म करें। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, उनकी बात सुनिएगा। मलिक साहब आप क्या कह रहे थे स्टील मिल्स के बारे में? देखिए मैं भट्टी साहब के बारे में, जो भट्टी साहब कह रहे थे कि ये जो 6 यूनिट आपके इनको बेच देना चाहिए, मसला हमारा यही है। मैंने किसी एक जमात की बात नहीं की। आपको याद होगा PIA को आसफ अली जरदारी साहब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो टर्किश एयरलाइन के साथ एक मुआहदा कर रहे थे कि हम यहाँ मुसाफिर इस्तांबुल ले जाएंगे, आगे से टर्किश एयरलाइन जो है पूरी दुनिया में ले जाएगी और जो उसका प्रॉफिट है वो हम उसको डिवाइड करेंगे। यानी PIA अपने पाँव पे खड़ी हो जाती, उस कोलैबोरेशन में अगर चली जाती। नहीं करने दिया गया, सियासी जमातें मैदान में आ गई, नहीं जरदारी साहब बेचने लगे हैं। स्टील मिल के बारे में मियां नवाज ने फैसला किया हम इसको बेचना चाहते हैं। मुझे आज भी याद है इमरान खान साहब स्टील मिल के बाहर धरना देने चले गए थे। किसी ने पूछा इमरान खान साहब से कि आप धरना क्यों देने गए हैं? कि भाई साहब आप मिल इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, 6 यूनिट है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। खान साहब मैदान के में उतरे हुए थे। मसला सियासतदानों का ये है, तमाम सियासतदानों का, इन्हें वोट चाहिए। खास के आपसे खारजा पॉलिसी तबाह होती, तबाह हो जाए, इकानमी तबाह होती, तबाह हो जाए, मलिक साहब, आपके मुल्क तबाह होते हैं, तबाह हो जाए। मलिक साहब मेरा एक सवाल फिर यहाँ पे है, आप यू कैन कीप क्रिटिसाइजिंग कि जनाब सारे सियासतदान जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर एहतजाज करते हैं या फैसले करते हैं। अल्टीमेटली करना तो फिर सियासतदानों नहीं है ना, सियासतदान नहीं करते, जो दूसरे करते हैं नहीं, उसमें भी हम एतराज करते हैं कि दूसरे क्यों कर रहे हैं। बात कर रहे थे बड़े फैसले करें। देखें मैं अर्ज कर रहा हूँ, भट्टी साहब ने अभी कहा बड़े फैसले करें। मुझे बताइए बड़े फैसले इस मुल्क में किसी ने करने दिया? पिछले 14 साल की सियासत आपके सामने 2010 से लेके 2024 तक क्या हुआ है? यानी आप IMF को गुड बाय कह के निकले। अब मैं नाम नहीं लेता, नवाज शरीफ यही क्लेम करते हैं कि मैंने IMF को खुदाफिज कह दिया था। उसके बाद नवाज शरीफ की पकड़ के गवर्नमेंट निकाल दी गई। उससे पहले आपने धरने दे दिए। पार्लियामेंट में आप बैठते नहीं है, पार्लियामेंट से कभी आप बाहर निकलते हैं, कभी आप एहतजाज करते हैं। ये सियासी बहरान जो है ये मैंने और आपने पैदा नहीं किया, इन्हीं सियासतदानों ने पैदा किया है। मसला ये है कि सियासतदानों आपकी नहीं, आप जो क्रिटिसिज्म आप कर रहे हैं वो तो सिर्फ इमरान खान पे कर रहे हैं ना। आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लगा कि पिछले 14 साल में जो कुछ भी पाकिस्तान में बुरा हुआ है इमरान खान की वजह से। मेरी गुजारिश ये है कि इमरान पीपल्स पार्टी और PMLN लाख बुराइयां थी उनमें, लेकिन वही बात समझ गए थे कि हम एक दूसरे को निकालने के लिए सियासी बहरान में हिस्सेदार बनते रहे हैं। खान साहब से गिला शिकवा ये होता है कि खान साहब उसका हिस्सा बन गए आके। खान साहब ने कहा दोनों सियासी जमातों को निकाल दो, मुझे लेके आ जाओ। भाई देखें जब आप इस तरह लड़ेंगे, आज क्या मसला है, लोग कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी स्पेस हमसे छीन चुकी है। वो इसलिए छीन चुकी है कि इमरान खान साहब ने ये स्पेस सारी हवाले कर दी थी। अब 3 जमातें आपस में बैठ के बात नहीं कर सकती, पार्लियामेंट में फैसले नहीं हो सकते, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वो बैठना नहीं चाहते थे। तो फिर क्या होगा जब सियासी जमातें एक दूसरे को गिराने के लिए, मारने के लिए, गिराना बहुत छोटा लफ्ज हो गया है, ये सियासतदान तो कहते हैं फलां की सियासत ही खत्म कर दो, बस हमें रहने दो। यानी ये जमहूरी अंदाज से मुंतखब होकर आना चाहते हैं, रहना डिक्टेटर बन के चाहते हैं। उसके नतीजे में फिर आपकी स्पेस कम होती है। वरना ये आज 2024 के इंतखाबात पे आपको रोना धोना ना पड़ता, नवाज शरीफ आपके साथ खड़ा होता, पीपल्स पार्टी खड़ी होती, सियासी जमातें साथ होती। वो कहते हैं 2018 में हमें ऐसे निकलवाया गया था, तुम ऐसे निकल गए। ये चक्कर इस तरीके से चलता चला जा रहा है। भट्टी साहब ये इसमें जो कुछ भी आज इकोनॉमिक सूरत हाल है उसमें जो सियासी किरदारों ने अपना अपना रोल अदा किया है पिछले 14 साल में, अब मलिक साहब का फोकस जो है वो काफी हद तक खान साहब की तरफ था कि खान साहब ने जो है गैर जमहूरी रवैये इख्तियार किए, जिसकी वजह से बात आज यहाँ तक पहुंची है। तो इस किरदार से कोई मुंह मोड़ सकता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल है कि कर्जे भी जिस तरह आप फरमा रहे थे, कर्जे लेने पड़ते हैं, टैक्स ज्यादा लेना पड़ता है, तभी ये मुल्क चलता है। इसमें सियासी फैसलों का भी तो असर रसूख है ना भट्टी साहब। पहली बात तो ये भाईजान कि अभी नरेंद्र मोदी को नवाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आज़म बनने हुए पैगाम भिजवाया है, आइए नफरत की सियासत को उम्मीद में बदलें, आइए नफरत को उम्मीद में बदलें। ये अडयाला जेल क्यों नहीं भिजवाते? नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा दुश्मन है इमरान खान। हीथ्रो एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान से 8 फरवरी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने तक या अपने सदर बनने तक एक मरतबा भी कहा
आइए नफरत को उम्मीद में बदले। मैं बड़ा हूं, आपको मौका मिला था, आपने मेरे साथ ये जुल्म किया, मुझे मौका मिल रहा है, मैं नहीं करना चाहता। आइए नफरत को उम्मीद में बदले। भट्टी साहब एक मिनट यहाँ पे सर सवाल करने दीजिएगा। अगर आप तारीख उठा के देखें पिछले 14 साल की, तो मेरा ख्याल में क्या नून लीग की तरफ से ज्यादा दफा दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया गया खान साहब की तरफ? मतलब मियां साहब उठ के बनीगाला गए, मियां साहब और छोटे मियां साहब शौकत खानम हॉस्पिटल गए जब इमरान खान साहब गिर गए थे। खान साहब की तरफ से आज तक इस तरह के कितने जेस्चर्स हुए हैं नून लीग की तरफ? भाईजान, जो बनी गाला गए थे या जो शौकत खानम गए थे, उनकी मेहरबानी, वो जिस दिन वो गिरे और वो गए और उन्होंने मुझे हमें बताया गया कि इलेक्शन कैंपेन भी मुलतवी कर दी, बड़ी बात है, कमाल की बात है। लेकिन उसके बाद से जब भी एक धड़ा बात करता था कि आए मिसाक करते हैं, दूसरा कहता था मजाक है। एक धड़ा कहता था कि तुमसे बात करनी है, दूसरा धड़ा कहता था तुम्हारे वजूद से ही खतरा है। एक धड़ा कहता था तुम फितने हो, दूसरा धड़ा कहता है नहीं तुम सियासी जमात के हो। आप पिछले देखें ना, फितना, दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन, गद्दार, जो कुछ इमरान खान के दौर में इस हुकूमत में यानी इनके अपोजिशन के खिलाफ हुआ, जितने भी इल्ज़ाम लगे, मैं वो करप्शन केसेस की बात नहीं करता, इल्ज़ामात की बात करता हूँ, उसको सूद समेत उतार रहे हैं अब। पहली बात। दूसरी बात भाईजान, जो मैं बात करने लगा था वो ये थी कि 1988 से पहले का पाकिस्तान देख लें। 1988 में जब इनकी बारियां लगी, सवा सत्यानाश हो गया इस मुल्क का। मसले ये है कि ये मसाइल हैं जिनकी वजह से मसाइल हल नहीं हो रहे। और तीसरी बात और आखिरी बात के वो मेरे बाद की नस्ल का ये कहना है कि जब मैं मेरे बाद की नस्ल का कि जब मैं पैदा हुआ तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना थे। जब मैं स्कूल जाने लगा ये वज़ीर आला थे। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने। जब ये तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने मेरे बच्चे हो गए थे और मैं वो स्कूल जाने शुरू हो गए थे। और अब जब मेरे आधे बाल सफ़ेद हो गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये मुझे एक मरतबा फिर ये उम्मीद दिला रहे हैं कि एक मौका और दो, मैं मुल्क को एशियन टाइगर बना दूंगा। तो क्या भाईजान क्या रह गया? चौथी मरतबा आपकी हुकूमत, 4 मरतबा आपकी हुकूमत, सारी डाल दें बुराइयां इमरान खान के खाते में। पॉजिटिव तरीका भाईजान, ये IPPs के साथ मुआहदों की इब्तिदा इमरान खान ने की थी। ये स्टील मिल इमरान खान ने खसारे में जाके फेंकी थी। ये रेलवे, PIA और से लेकर जुडिशरी तक जो भर्तियां थी ये इमरान खान ने की थी। तो इमरान खान की खराबियां उसमें डालें, मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस का उसको दें, लेकिन इस मुल्क का सवया सत। और फिर मुझे आखिरी बात, आसिफ अली जरदारी साहब का कोई एक बिजनेस जो खसारे में जा रहा हो, नवाज शरीफ साहब का कोई एक बिजनेस जो खसारे में जा रहा हो, तो क्यों मुल्क का खसारे में जा रहा है? क्यों ये सारा कुछ फिर सारा कुछ हम इनकी खातर सारे बख्शवा के आ जाते हैं, फिर भी खसारे ही खसारे। नसरुल्लाह मलिक साहब, भट्टी साहब जो है स्कूल से चले और उसके बाद शादी भी हुई, बच्चे भी पैदा हुए, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए। सर मियां साहब मेरे बात कर रहा हूँ, इरशाद भट्टी नहीं चले, इरशाद भट्टी थोड़े से बड़े हैं, ये मेरे बाद की नस्ल की बात है। आपकी बात की जी मलिक साहब। मैं कहता हूँ इसका इलाज फिर ये था कि कोई शख्स ये कहता है कि जब मैं पैदा हुआ, इमरान खान साहब उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे, मुल्क के वज़ीर आज़म भी थे। इमरान खान साहब फिर 88 में वज़ीर आज़म थे। उसके बाद भाई इमरान खान साहब 1996 में इलेक्शन में मैदान में आए। अब उनको 1983 में जाके मैं पंजाब का वज़ीर आला या वज़ीर ख़जाना कैसे बना दूँ? जब एक शख्स ने आगाज़ ही सियासत को 1996 में किया हो, 2002 में वो एक नेशनल असम्बली की सीट रखते थे, मैं उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म कैसे बना देता? यानी इसका मतलब यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में मैं कहूँ कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म क्यों नहीं थे? भाई उस जमाने की बात है ना जिस जमाने में इमरान खान साहब का वजूद नहीं था। इमरान खान साहब तो 2011 की सियासत की पैदावार है, जब उनको मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद पूरे पाकिस्तान के चैनल्स ने, आपने, मैंने, भट्टी साहब ने, खाना खाते, नहर पे जाते, नाश्ता करते, जलसागाह में जाते, आते जाते 12-12 घंटे की ट्रांसमिशन दिखा के इस मुल्क में पॉपुलैरिटी दी थी। इससे कोई इनकार कर सकता है? सवाल ये पैदा होता है कि सब कह रहे थे कि हाथ मिलाने की बात की जाए। मलिक साहब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका मुद्दा उठाइए और आपका ना आपकी डेजिग्नेशन इस किस्म की है कि आप हमें ना इस पर रोशनी डाल सकते हैं। सर 2011 में जब खान साहब का ये जलसा 12-12 घंटे दिखाया जा रहा था, अपनी मर्जी से दिखाया जा रहा था या किसी और की मर्जी से दिखाया जा रहा था?
सर हमें तो मुराद सईद साहब की तकरीर काटने की इजाजत नहीं थी आज आपके प्रोग्राम में, मैं बता देता हूं। वो कौमी असम्बली से खिताब कर रहे होते थे, हुक्मनामा यह था कि मुराद सईद की तकरीर नहीं काटी जाएगी, बेशक 2 घंटे बोलता रहे। आप मुझे बताइए, यानी अच्छा। इसको आप इनकार कर देंगे इन चीजों से? मसला ये था कि जब ये चीजें सारी होती, चलो मैं इसको भी छोड़ देता हूं, मैं कहता हूं माफ कर दे, वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के आगे सवाल ये पैदा होता है वजीर आजम बनने के बाद, हाँ पैगाम जाने चाहिए, दोस्ती के पैगाम भी जाना चाहिए कैदी नंबर 804 के पास, उनके हाथ मिलाने का भी पैगाम जाना चाहिए। भाई आगे से तो कुछ जवाब आए ना। सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, उन्हें कहा गया बहुत बहुत शुक्रिया कमेटी के इजलास में सर। टाइम खत्म हो गया मलिक साहब, टाइम खत्म हो गया। नसरुल्लाह मलिक साहब, इरशाद भट्टी साहब, डिबेट नाज़रीन बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू क्लोज इट ओवर हेयर। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अब आपसे ईद वाले दिन मुलाकात होगी, और जाते जाते आपको बता दें कि ईद के लिए एक बड़ा खुसूसी इंटरव्यू हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, और सरप्राइज है ये सरप्राइज इंशाल्लाह ईद के आसपास जो है वो आपके सामने रिवील हो जाएगा। और मैं बिल्कुल हतमी तौर पे ये बात कह सकता हूँ कि आपको वो इंटरव्यू जो है वो काफ़ी पसंद आएगा, तो सरप्राइज का इंतजार जरूर कीजिएगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।